हाय नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूपी सिलेबस चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए थर्ड ईयर का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है उसमें से जो आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज आपका चैप्टर है स्टाफ एंड लाइन। लाइन एंड स्टाफ एक चैप्टर आप लोगों का है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सिलेबस देखे होंगे। तो उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे या उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और अगर जो हम पहले जा रहे हैं इस चैप्टर को समझने, तो हमें लगता है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन मुझे दे देना चाहिए आपको लाइन और स्टाफ के बारे में। जानते हैं दोस्तों, लाइन और स्टाफ ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और हम आपको बताएं कि लाइन मतलब क्या होता है और स्टाफ मतलब। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्त कि आपका जो कोई भी संगठन हो, जैसे आपका यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में एक में क्या होते हैं, आपके प्रोफेसर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, तो वहाँ पर प्रोफेसर होते हैं, उसके नीचे कुछ चपरासी होते हैं या जिनको हम लोग बाबू कहते हैं, ठीक है। तो जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े प्रोफेसर हैं उनको हम लोग स्टाफ के अंदर इंक्लूड करेंगे। किसके अंदर? स्टाफ के अंदर। और जो आपके छोटे लेवल के जो चाय बना के उनको देते हैं या उनके फाइल को खोल के रखते हैं, उनके रूम को साफ के रखते हैं करके रखते हैं प्रोफेसर के, उनको हम लाइन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये सीधे रूप से जो है लक्ष्य प्राप्ति में भाग नहीं लेते हैं, जो लाइन वर्ग में आते हैं इस यूनिट में, ठीक है। और जो व्यक्ति या जो अधिकारी स्टाफ वर्ग में आता है वह उद्देश्य की प्राप्ति करने में बहुत बढ़िया रोल अदा करता है, या यही पूरा मतलब इसी के ऊपर टिका होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यह रहा आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन अबाउट लाइन एंड स्टाफ। अब हम लोग जो है आपके क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिकरण दो ही प्रकार के होते हैं दोस्तों, और अभिकरण मतलब यहाँ पर वही लाइन और स्टाफ से मतलब है, ठीक है। अभिकरण के दो प्रकार होते हैं जिनका नाम है, तो अभिकरण के दो प्रकार वही होते हैं, लाइन और स्टाफ, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूत्र और स्टाफ की धारणा सर्वप्रथम किस संगठन में आई? तो सूत्र और स्टाफ यानी कि लाइन और स्टाफ का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम सैनिक संगठन में, मतलब जो किसी भी कंट्री की आर्मी होती है उसमें पहली बार इस थ्योरी को या इस बात को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और इसमें इम्प्लीमेंट करते हुए ये कहा गया कि जैसे आप देखेंगे कि सेना में एक वे व्यक्ति होते हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, और सेना में कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो खाना बनाते हैं, रसद पहुंचाते हैं, ठीक है, और गाड़ियों की मरम्मत करते हैं, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं। तो जो सीधे बॉर्डर पे लड़ते हैं जा करके आर्मी में, उन्हें हम स्टाफ के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, और जो रसद खाना पानी आर्मी को पहुंचाते हैं उनको हम लोग लाइन के अंतर्गत रखते हैं। तो स्टाफ और लाइन का मतलब यही होता है, सिंपल से दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभाग का प्राथमिक कार्य अभिकरण की किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो विभाग के प्राथमिक कार्य अभिकरण की किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो किसी भी संगठन का जो प्राथमिक कार्य होता है वो वहां की इस सूत्र इकाई यानी कि लाइन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लाइन मतलब वही जो आपके चपरासी या छोटे लेवल के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें लेकर भी विद्वानों में मतभेद है दोस्तों, कि कई विद्वान मानते हैं नहीं लाइन और सूत्र एक समान है, कई विद्वान मानते हैं नहीं इनमें अंतर है, कई विद्वान मानते हैं कि नहीं सूत्र बड़ा है। तो ऐसे मतभेद है, लेकिन जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है विद्वानों के मध्य, वो माना जाता है कि सूत्र है। सॉरी नहीं नहीं, इसमें आपका ये आंसर नहीं, आपका ये स्टाफ होगा, सॉरी, आपका स्टाफ इसमें सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह धारणा भ्रम और अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता है, यह कथन है। तो यह कथन आपका दोस्तों साइमन का है, हर्बर्ट साइमन महोदय का है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वस्तुतः स्टाफ और सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण होते हैं, ना कि विरोध। यह कथन किसका है? तो यह आपका कथन जो है लिपावस्की का है, लेपावस्की नाम है इनका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित संयोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। तो ये आपके दिमाग का कोटेशन है, ऐसा दिमाग का मानना है। स्टाफ और सूत्र के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब कोई संगठन होता है उस स्टाफ और सूत्र में अच्छा सामंजस्य न होने के कारण वो चल नहीं पाता है, और इसमें सामंजस्य स्थापित करना भी एक कठिन कार्य होता है, ऐसा दिमाग का मानना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है, ठीक है। मतलब कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित है, मतलब सूत्र अभिकरण यानी कि जो एक ही अभिकरण की बात कर रहा है
जैसे आपका लाइन हो गया और स्टाफ हो गया, तो लाइन की बात यहाँ कर रहा है कि लाइन आपका जो होता है वह किसी प्राथमिक उद्देश्य से संबंधित होता है जिनके शासन स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो है व्हाइट महोदय का कोटेशन सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महोदय दोस्तों, सूत्र अभिकरणों की प्रमुख उदाहरण क्या है? तो सूत्र अभिकरणों में मतलब लाइन स्टाफ में आपके लाइन में कौन कौन इंक्लूड किए जा सकते हैं? तो लाइन इंक्लूड में आपका कोई विभाग इंक्लूड किया जा सकता है, फिर आपका उसमें लोक सेवा लोक निगम इंक्लूड किया जा सकता है, फिर उसके बाद में आपका इसमें स्वतंत्र नियामक आयोग नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें आपका होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूने ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों को कितने भाग में बांटा है? तो मूने ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों को जो है 3 भाग में बांटा है, जैसे सूचना संबंधी, परामर्श संबंधी और पर्यवेक्षण संबंधी। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अब सूचना संबंधी क्या होता है? ठीक है, तो स्टाफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई किसी विशेष सेक्टर को लेकर उन्हें विशिष्ट नॉलेज होता है, तो वो इन्फॉर्म करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इसी इन्फॉर्म को प्राप्त करके इसी आधार पर जो सुप्रीम होता है उसको एडवाइस देते हैं। फिर इसी में से एक होता है सर्वेक्षण करने वाला, जो ये सूचना कहाँ से प्राप्त किया है, सही मेथड से या गलत मेथड से, और परामर्श दिया जा रहा है या इनके निम्न अधिकारियों को पर्यवेक्षण करता है, यानी कि सुपरविजन करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिफनर ने स्टाफ के कितने कार्यों का उल्लेख किया? तो पिफनर ने स्टाफ के 7 कार्यों का उल्लेख करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टाफ को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो हैं आपका सामान्य स्टाफ होता है, तकनीकी स्टाफ होता है और सहायक स्टाफ होता है। जैसे सामान्य स्टाफ मतलब जो जनरली आपके किसी ऑफिस में आते हैं, जनरली काम करते हैं। ओके, फिर आपके सहायक स्टाफ हो गए जो आप कोई प्रोजेक्ट लिए हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान कर रहे हैं। और तकनीकी स्टाफ मतलब कोई विशिष्ट नॉलेज रखने वाला, जैसे कोई टेक्नीशियन हो गया, कोई कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, कोई किसी एरिया में जैसे मेडिकल में एक्सपर्ट है, तो उनको हम तकनीकी स्टाफ कहते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन जो है 4 सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तकनीकी स्टाफ विशेष प्रकार के होते हैं जिनमें सम्मिलित किया गया है। तो तकनीकी स्टाफ में आपको चिकित्सक को भी सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा शास्त्री को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उपयुक्त दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 में की गई थी। सचिवालय में कौन कौन लोग होते हैं? सचिवालय में सेक्रेटरी होते हैं जो आईएएस रैंक के होते हैं। तो ये जो सचिवालय में जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं उन विशिष्ट विशिष्ट क्षेत्रों की एक्सपर्टीज हासिल होती है। तो उस एक्सपर्टीज के हासिल होने के फलस्वरूप वो जो है प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के, यहाँ पर ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, मतलब परामर्श देते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसको पालन कराने की शक्ति है। तो ये आपका सभी लोगों को मालूम होगा, मुझे लगता है हेनरी फेवल का कोटेशन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भार अर्पित कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्ति एवं भार सत्ता कहलाती है। तो ये आपका जो है एलन महोदय का है। किनका है? एलन महोदय का है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदेश देने एवं उसके पालन की आज्ञा अधिकार सत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका ये जो है पीटरसन महोदय का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। क्या? सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है, तो ये डेविस महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? डेविस महोदय। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है परंतु शक्ति नहीं। तो ये आपका बायस्टर्ड कोटेशन है, ये भी बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में हम लोगों के। व्यवहार में सत्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है। कौन कौन? जैसे आपका हो गया ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो गया। क्या हो गया? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। फिर उसके बाद में आपका हो गया क्रिज्मेटिक लीगल अथॉरिटी हो गया, लीगल अथॉरिटी हो गया। फिर आपका होता है क्रिज्मेटिक अथॉरिटी होता है, जिसको हम लोग करिश्माई सत्ता भी बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अधिकार सत्ता की अवधारणा है जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थानों से व्यक्ति प्रबंधन का होता है, औपचारिक सत्ता कहलाता है। यह क्वेश्चन किसका है? ठीक है, इसको हम लोग फिर से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। ये एक विशिष्ट
कॉन्सेप्ट दिया गया है आपके औपचारिक सत्ता के विषय में। ठीक है, तो जैसे सत्ता कई प्रकार के होते हैं, तो औपचारिक सत्ता हो गया आपका, अनौपचारिक सत्ता हो गया। तो जो सत्ता के स्रोत औपचारिक स्रोत हैं, इसमें कह रहा है विद्वान की अधिकार सत्ता की वह धारणा है जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थानों से व्यक्तिगत प्रबंधन का होता है औपचारिक सत्ता कहलाता है। मतलब वह सत्ता जो व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए सामाजिक संस्थान में होती है या प्रेषण की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक सत्ता कहलाते हैं। ठीक है, और जो औपचारिक सत्ता क्या है, औपचारिक सत्ता सत्ता को प्राप्त करने का एक स्रोत है, और यह कोटेशन देने वाले व्यक्ति का नाम बर्नार्ड है। क्या नाम है, बर्नार्ड। ओके, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन आदि विचारकों का मत है कि व्यक्ति निम्न कारणों से सत्ता का पालन नहीं करता, सत्ता का पालन करता है। तो साइमन कहते हैं कि भाई कोई सत्ता का पालन क्यों करेगा, सत्ता जैसे मोदी जी गवर्नमेंट में है या कोई गवर्नमेंट है, तो आप उसको क्यों पालन करेंगे। तो इसके निम्नलिखित कारण साइमन बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता को इसलिए पालन करता है। पहला कारण होता है विश्वास एवं एकरूपता। जैसे हमें विश्वास होता है अपने गवर्नमेंट पे कि हमें चुना है तो वो हमारे साथ चीट नहीं करेगी, ऐसा हमारा विश्वास होता है। तो ये भी हमें पुश करता है उनके बातों को मानने के लिए। फिर दबाव भी होता है, जैसे हम नहीं मानेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। फिर वैधानिकता मतलब लीगैलिटी होता है। लीगैलिटी जो आपके लिजिटिमेसी शब्द से निकला है, ठीक है। और लिजिटिमेसी कौन प्रोवाइड कराती है, यहाँ की जनता। तो जैसे आप ही कानून बनाए हैं, आप ही लोग प्रतिनिधियों को चुन के भेजे हैं, आपके प्रतिनिधि ही आपके सहमत पर कानून बना रहे हैं और आप ही ना माने, तो ये अपने आप में विरोधाभास होगा, इसीलिए लोग मानते हैं। तो ऐसा साइमन का मानना है कि ये 3 कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है क्या करता है, सत्ता को मानता है, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों, हमें लगता है। तो आज का क्वेश्चन खत्म हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको हमारे क्लास के सभी बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, हमारे साथ के जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप लोग इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लेवल में जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।